हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम कल वाला ही टॉपिक थोड़ा सा बचा था उसे कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमने हेडिंग डाल ली है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके। सो हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशन हमें जनरल लाइफ में भी देखने को मिलती है, उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहली क्या है कि आप जनरल लाइफ में देखते हो जो बोटल्स होते हैं, सोडा बोटल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, CO2 इज डिजोल्व्ड एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्यों रखेंगे? हाई प्रेशर रखेंगे तभी तो वो लिक्विड में, मतलब वो सोडा में डिजोल्व होगी। हाई प्रेशर इन द सोडा बोतल। तभी जब आप उसे ओपन करते हो तो एकदम से वो आवाज आती है, तो वो गैस बाहर निकलती है, तभी तो आपको थोड़ा सा चिल सा वो लगता है कि हाँ मजा आ गया यार, ये आवाज बड़ी सही है। तो वो CO2 ही होती है जो बाहर निकलती है, उसे हाई प्रेशर पे अंदर डिजोल्व किया जाता है। जब आप ओपन करते हो तो वो बाहर निकलती है। तो वो जब तक बंद रहती है उसको एक फ्रेश रखने का काम भी करती है कि हाँ, कि हमने जो वो सोडा है वो फ्रेश है, काफी टाइम तक पड़ा रहा, लेकिन बंद होना चाहिए। अगर एक बार खोल लिया तो उसकी काफी गैस बाहर निकल जाती है, इसलिए कहते हैं ना कि एक बार खोल लिया तो उसे कंप्लीट कर लो यार, खत्म फिनिश कर दो। बाद में वो बात नहीं रहती कि अगर आप उसे 2 दिन बाद फिर से पी रहे हो उसी बोतल को, तो वो गैस का वो प्रेशर अंदर होता नहीं है, वो फ्रेशनेस नहीं होती है। ओके। तो सेकंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक हमारा एप्लीकेशन में आ जाती है बेंड्स। एक सेकेंड। बेंड्स, ठीक है। या इसकी की बात करते हैं अभी, पहले इसके इसको पूरा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। बैंड्स होता क्या है कि एक स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो सुना होगा, जो है ना, ओशियंस के अंदर या सी के अंदर डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो सुना होगा आपने नाम। तो अपने साथ क्या है कि एक गैस का टैंक लेके जाते हैं वो। तो गैस का टैंक लेके जाते हैं, कैरी गैस टैंक। क्यों? भाई एयर तो चाहिए होगी ना उन्हें, ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए अंदर। तो अगर गैस टैंक में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल एयर को उसमें फिल कर दो, मतलब जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है उसे फिल कर दें हम, O2 और N2, बेसिकली यही कंपोनेंट्स हैं। N2 आपका मोर देन 70% होता है, ऑक्सीजन 20 के ज्यादा आसपास परसेंट होता है। तो मेन दो मेजर कंपोनेंट यही है हमारी एयर के। तो ये गैसेज होती है। अब होता क्या है कि जब स्कूबा डाइवर्स ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, है ना, सी के ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही वो मान लो कि गए, ये सरफेस आपकी मान लो, ये सरफेस है, ये अपना ओशियन है, वैसे ओशियन है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इतनी नीचाई, इतनी नीचे जाएंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गया भाई। तो अब क्या है कि यहाँ पे प्रेशर इज वेरी हाई। प्रेशर इज वेरी हाई, इतनी नीचे वैसे जा नहीं सकते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल बॉटम पे वो जा ही नहीं सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना प्रेशर सबमरीन से भी नहीं झेल पाती, इतना प्रेशर होता है नीचे हाइट पे, है ना, नीचे ज्यादा जाने पे। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा नीचे जाएंगे, तो क्या होगा कि जो गैस इनहेल कर रहे हैं, जो एयर इनहेल कर रहे हैं उस गैस टैंक से, वो उसमें क्या है, ऑक्सीजन है में, और नाइट्रोजन बेसिकली है। अब क्या होता है कि बॉडी ना नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाती, ऑक्सीजन जो लेगा वो इनहेल करेगा एयर के थ्रू, उसे तो वो कंज्यूम कर लेगी बॉडी, बॉडी कंज्यूम कर लेगी, लेकिन N2 को कंज्यूम नहीं कर पाएगी। N2 को कंज्यूम नहीं कर पाएगी। अब होगा क्या, ठीक है, जब वो ऊपर आएगा सरफेस पे वापस, तो तो प्रेशर वापस कम होने लगेगा। प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी ना, तो N2 गैस को कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलना पड़ेगा। O2 तो कंज्यूम्ड होगी, लेकिन बची हुई क्या, नाइट्रोजन गैस बची है उसमें। क्या है उसके गैस टैंक में, बेसिकली O2 प्लस N2 है, ठीक है। लेकिन O2 क्या है, O2 इज कंज्यूम्ड, O2 इज कंज्यूम्ड बाय बॉडी, बट N2 कैन नॉट बी, ठीक है। N2 थोड़ी बहुत कंज्यूम हो भी जाएगी, डायरेक्ट हम N2 नहीं ले सकते, हमारे यूजफुल नहीं होती है। तो N2 नहीं होगी तो अब उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा किसी ना किसी मीन से, किसी ना किसी माध्यम से। तो बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, हमारी ब्लड में वो सोल्यूबल होगी। एक बार तो उसने इनहेल किया, जैसे ही, अंदर जाके ब्रीथ ली, रेस्पायर किया, एयर को इनहेल किया,
नाइट्रोजन गैस हमारी ब्लड स्ट्रीम में चलेगी। अब वो उससे बाहर भी निकलना है, तो एकदम से प्रेशर कम हुआ ऊपर जाते हुए, तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। सो क्या होता है कि ना, सो बबल्स ऑफ N2 आर फॉर्म्ड इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, इन ब्लड वेसल्स हो जाता है ये। तो अब होगा क्या कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है वो, बहुत ही पेनफुल। आप सोचो कि आपकी ब्लड वेसल में बबल बनने लगे, वो फूटने की कगार पे आ गई, मतलब सोचो, ब्रस्ट करने की बस्ट करने की वो हो गई, इसकी कगार पे आ गई ब्लड वेसल, तो कितनी पेनफुल सिचुएशन होगी, और इट कैन बी फैटल, इट कैन बी फैटल। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि जो गैस टैंक है अपना, गैस टैंक इज, पहले लिख लो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या है अभी, गैस टैंक इज डाइल्यूटेड, मतलब उसके अंदर की जो एयर है वो डाइल्यूट की जाती है, डाइल्यूटेड विद हीलियम गैस, हीलियम गैस। सो सम पार्ट ऑफ N2 इज, मतलब N2 की हम कंसंट्रेशन अब एयर में कम कर देंगे, इज रिप्लेस्ड बाय हीलियम। द solubility ऑफ हीलियम इज लेस इन द ब्लड। अब इसका हमें फायदा मिलेगा, solubility ऑफ हीलियम इज लेस, लेसर इन द ब्लड, इन द ब्लड। तो अगर सोल्यूबल कम होगी तो उसके बबल्स भी नहीं बनेंगे, ब्लड स्ट्रीम में उतनी सोल्यूबल नहीं हुई है वो, तो इसका फायदा मिलता है। इससे क्या होता है कि बैंड्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सोल्व हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, ठीक है, जिसे हमने अभी देखा बैंड्स वाली चीज को। तो इसको तो आपको जरूर याद रखना है। और एक और चीज ले लो कि आप जब जाते हो क्या कहते हैं, हिली एरियाज में, माउंटेन एरिया में, तो ये थर्ड अपना आ जाएगा, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ऊपर वाले एरियाज में जाते जाओगे, माउंटेन एरिया में जाते जाओगे, जो प्रेशर ऑफ O2 होता है, प्रेशर ऑफ O2, मतलब पार्शियल प्रेशर कहेंगे हम, अब प्रेशर नहीं कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेसर इन द एयर, इन द एयर। एयर में O2 की क्वांटिटी कंसंट्रेशन कम हो रही है, हमें बॉडी, अब आप वहां पे जाके इनहेल करोगे तो आपको ऑक्सीजन, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगा, कम मिलेगा तो आप क्या है, थकान महसूस करोगे, फैटिग महसूस करोगे, डिजीनेस फील करोगे, अच्छा सा फील नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इस चीज से क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं उनको तो आदत पड़ जाती है, लेकिन जब आप एक बार नए नए जाओगे तो आपको इसमें दिक्कत महसूस होगी। जब आप बहुत ज्यादा ऊपर वाले एरियाज में जाओगे, ठीक है, वहां पे ये चीज महसूस होती है, सभी को ही होती है। तो वहां पे क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है एयर में, इज लेसर इन द एयर, ठीक है। इट कॉजेज आपका फैटिग हो सकती है, फैटिग तो वैसे भी होगी क्योंकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी को मिलेगी नहीं, मसल्स को। तो ये सारी चीजें इसके, डिजीनेस हो गया, ये सब एंड एटसेट्रा प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब इस बॉडी इसको कैसे फेस करती है, इसका सॉल्यूशन क्या निकालती है बॉडी, बॉडी अपने क्या करने लग जाती है कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज्ड इन द बॉडी टू कोप अप विद दिस प्रॉब्लम, कोप विद दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये चीज है, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो वो ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी कर पाएगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, है ना, इसलिए वहां के लोग थोड़े से चेहरे लाल से रहते हैं उनके, है ना, तो इसलिए यही रीजन है उसका। ठीक है, तो ये अपनी एप्लीकेशंस थी हेनरीज लॉ की। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ये आपको याद ही रखनी चीजें, है ना, एप्लीकेशन क्या क्या है। तो चलो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन करते हैं भाई। अब क्वेश्चंस पे आएंगे, तीन चार क्वेश्चन करेंगे और इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे ऐसे। तो देखो,
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस at 293 Kelvin is given below. Arrange these gases in increasing their solubility. हमें क्या दे दिया भाई उसने? हमें दे दिया उसने के एच वैल्यू दे दी है, और हमें पता है कि सोल्यूबिलिटी होती है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच होती है। तो सबसे पहली सिंपल सी एप्लीकेशंस थी ना ये फॉर्मूला की, जो हमने एक्सप्रेशन हेनरीज लॉ का देखा था। तो वही देखो यहाँ पे कैसे कंपेयर करोगे, सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी के एच की, हेनरी कांस्टेंट की, वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो देखो सबसे कम कौन है? O2 है। O2 के बाद ज्यादा कौन है हमारा? H2 है, उसके बाद N2 है, और हीलियम सबसे कम सोल्यूबल होगा। ये क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर। तो इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अपने। लो, अब देखो अब अपने न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया, पिछला था कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट, अब अपना थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जाएंगे, थोड़ा क्या पूरा ही न्यूमेरिकल है। तो देखो, हमें डाटा, सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लिया करो क्वेश्चन में। जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो डाटा लिख लिया करो कि क्या क्या दे दिया हमें वहां पे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज। सो हेनरीज लॉ हमें क्या दे दिया यहाँ पे? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। Okay. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm। तो देखो हमें प्रेशर भी दे दिया उसने 2.5 atm। क्लियर है? और हमें क्या करना है? यहाँ पे निकालना क्या था? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर मीन सिंपल वाटर भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ये आप इसको वाटर की तरह भी कंसीडर कर सकते हो। सोडा वाटर क्या होता है? जब उसमें CO2 डिजोल्व कर देते हैं, मतलब वो आपका कोल्ड ड्रिंक टाइप से हम बोल देते हैं ना, जैसे वो भी सोडा ही होता है, उसे कहते हैं। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आप सिंपली वाटर ले सकते हो। 500 ml आप वाटर का ही कंसीडर करोगे। ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज है, जो केएच की यूनिट है वो पास्कल में है, प्रेशर की यूनिट में, लेकिन ये आपका एटीएम में। या तो आप एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर लो, या आप पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट कर लो। ओके, दोनों चीजें सेम, आंसर सेम ही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लो, अकॉर्डिंग टू हेनरी भाई साहब, क्या है हमारे पास? प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच डॉट मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट क्या है? CO2 है ना, तो CO2 के मोल फ्रैक्शन लेंगे। प्रेशर क्या है? 2.5 atm है। मैं इसे पास्कल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1 atm इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। के एच कितना है हमारा? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब ये देखो कि इसका हेनरी कांस्टेंट कितना ज्यादा है। 10⁸ पास्कल काफी ज्यादा है, मतलब CO2 काफी कम सोल्यूबल होगी वाटर में। वैसे भी हमने पढ़ा था CO2 पोलर नॉन पोलर है, वाटर नॉन पोलर है, सॉरी वाटर पोलर है। तो दोनों के मैच नहीं हो रही वाइब, तो कम सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे CO2 के, तो ये कैसे निकाल लेंगे? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा? CO2 के मोल्स भी आ जाएंगे, प्लस वाटर के मोल्स भी आ जाएंगे। ओके। लेकिन मैंने बोला कि CO2 के मोल्स, CO2 काफी कम सोल्यूबल है, तो हम क्या कहेंगे? वाटर के मोल्स इज वेरी ग्रेटर देन, फार ग्रेटर देन CO2। तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस टर्म को। तो इसे सोल्व करेंगे, 2.5 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁸ इज इक्वल्स टू CO2 के मोल्स हमें निकालने ही है, वो तो हमें निकालने हैं, है ना? कितनी अमाउंट है उसकी वो पूछिए हमसे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, हमें नहीं पता कितने हैं। वाटर के मोल्स ले सकते हैं, क्यों? वाटर का 500 ml दिया है। अब देखो फोर वाटर 500 ml इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी होती है जो 1 ग्राम पर ml होती है, मतलब इसका 1 ग्राम 1 ml ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर के केस में आप वॉल्यूम और उसका मास सेम ले सकते हो। तो मो आप कैसे निकालोगे? 500 ग्राम हमारे पास मास है वाटर का। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर वेट। तो वाटर का मोलर वेट क्या होता है? 18। तो ऐसे करके हम यहाँ पे वाटर के मोल्स रख दिए। अब यहाँ पे NCO2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ इंटू 500 बाई 18।
तो इस टाइप से आप सोल्व करोगे जब, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपके पास क्या आएंगे, ये मोल्स आएंगे, मोल्स। तो मास ऑफ CO2 मतलब वेट ऑफ CO2 जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, यही चीज रख देंगे, इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, सिर्फ मोल्स तक सोल्व करके खत्म मत कर देना। इसको आगे हमें उसने क्वांटिटी पूछी है, मोल्स नहीं पूछे, क्वांटिटी हमें उसके मास की फॉर्म में देनी पड़ेगी, वेट की फॉर्म में, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है, सॉरी 32 नहीं, CO2 की बात हो रही है। CO2 का मोलर वेट होता है 44, तो ये आ जाएगा मोलर वेट 44, मोलर वेट ऑफ CO2। अब ये हमारी अमाउंट आ जाएगी जो उसने पूछी है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इज डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। क्लियर है बेटा, तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस कैलकुलेटिव पार्ट है नीचे, वो आप कर लोगे, मुझे पता है बिल्कुल कर लोगे आप। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो, मैंने आपको कल बोला था कि हेनरीज लॉ का एक बेसिक एक्सप्रेशन तो ये रहता ही है, ये वाला pH इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। लेकिन वो कब है, जब इसकी यूनिट क्या हो, यूनिट एज प्रेशर, ना, यूनिट सेम एज प्रेशर। लेकिन यहाँ पे यूनिट देखो इसकी क्या दे रखी है, मोल पर लीटर पर एटीएम। कल ही मैंने बताया था, मोल पर लीटर पर एटीएम जैसी अगर यूनिट आएगी तो हमें क्या यूज करना है, हमें एक्सप्रेशन यूज करना है ये वाला, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल्स टू, पहले तो आंखें बंद करके ये वाली एक्सप्रेशन लिख लो देखते ही, डॉट प्रेशर। ओके, हेनरीज कांस्टेंट डॉट प्रेशर। अब हमें दिया क्या क्या दिया, यहाँ पे KH की वैल्यू दे दी, ठीक है, ओके रख देंगे यहाँ पे। हमें प्रेशर भी दे दिया 0.5 ATM, ओके वो भी अच्छी बात है। तुमसे पूछा क्या, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन 100 ml वाटर एट 298 केल्विन इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5 ATM। अब देखो जो KH की यूनिट आएगी वो क्या है यहाँ पे, 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटीएम, है ना। तो ये जो सोलिबिलिटी आएगी वो हमारे पास मोल पर लीटर में आएगी। याद रखना, ये सोलिबिलिटी आएगी हमारे पास 1 लीटर में, उसके कितने मोल्स डिजोल्व है वो आएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व 100 ml में, तो सबसे पहले तो हम मोल पर लीटर की फॉर्म में इसे निकाल लेते हैं सोलिबिलिटी को, फिर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 100 ml के अकॉर्डिंग। तो देखो 1.4 इंटू 10⁻³ प्रेशर कितना, हाफ एटीएम 0.4, तो ये आपका आ गया 7 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ओके, ये आ गया हमारे मोल पर लीटर में। सोलिबिलिटी ऑफ O2, O2 ही है ना, O2 गैस के बारे में पूछा, ऑक्सीजन के बारे में। अब हमें देखना है, ये आ गई मोल पर लीटर, हमें चाहिए सोलिबिलिटी ऑफ O2 इन 100 ml। बताओ ये लीटर है, इसमें कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो ये 1/10 पार्ट हुआ ना, 100 ml देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, बताओ कितने मोल्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 7 इंटू 10⁻⁴ बाई 10। 10 कर दूं, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो ले लो, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 100 ml में हमें चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे करके। तो ये कितने आ गए, ये आ गए हमारे मोल, ये मोल आ गए। हमें मास में चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 10⁻⁴ अपॉन 10 इंटू 32, ये क्या हो गया, मोलर वेट ऑफ O2, ये आ गया आपका ग्राम में, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था। सो आपका ये आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁵ इंटू 32, 224 इंटू 10⁻⁵, इससे आप लिख सकते हो 2.24 इंटू 10⁻³ ग्राम। और बताओ 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मिलीग्राम, या आप कह सकते हो कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो देखो ये इतना पार्ट है तो हम इसे लिख देंगे 2.24 मिलीग्राम। तो यही है हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा, WO2 कह दो, मतलब कितनी अमाउंट डिजोल्व है गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, अकॉर्डिंग टू, सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके बेटा, तो ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, पहले देखो कि क्या क्या डाटा गिवन है क्वेश्चन में, उसे नोट डाउन करो, यूनिट चेक करो जरूर हेनरीज कांस्टेंट की, फिर जाके आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो। विदाउट चेकिंग द यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको देखना ही देखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का बहुत खेल है।
चाहे फिजिक्स ले लो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री ले लो, यूनिट तो आपको देखनी ही पड़ेगी। ओके बेटा, तो हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है मतलब आपके लिए। ये जेई एडवांस्ड में आया हुआ, आई थिंक ये 2009 में आया था या पता नहीं 10 में आया था यार, इसके आसपास का है। जेई एडवांस्ड में ज्यादा हार्ड नहीं है ऐसा, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। लो, what mass of O2 is dissolved in 450 gram of liquid water at 300 Kelvin if this water is equilibrated with air at 5 atm? 5 atm भाई, 5 atm प्रेशर के साथ देखो, एयर का जो 5 atm प्रेशर है, एयर को 5 atm प्रेशर पे यहाँ पे इक्विलिब्रेटेड किया गया है वाटर के साथ। मतलब कहने का ये है कि ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, जो इसमें एयर डाली ना, इसको यहाँ पे इक्विलिब्रेटेड किया, मतलब इसके साथ इक्विलिब्रियम लाया गया, वो एट 5 एटीएम है। अब उस एयर में 20% ही O2 है, तो आपको हमें ऑक्सीजन की बात करी है यहाँ पे, सारी एयर की बात नहीं करनी। हमें मास ऑफ O2 निकालना है तो हमें प्रेशर ऑफ O2 पता होना चाहिए, ना कि पूरे एयर का प्रेशर पता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल का मतलब देखो, एक तो टोटल प्रेशर होता है पूरी एयर का, उसमें से पर्टिकुलर गैस का अगर आपको प्रेशर बताना है तो आप कहोगे उसका पार्शियल प्रेशर इतना है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर अपना कितना है, 5 atm है। 20% इसकी क्वांटिटी, तो उसका 20% ही उसका प्रेशर हो जाएगा, तो ये आपका 1 atm आ जाएगा। सो PO2 जो आया है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आया, वो 1 atm आया है। अब यही प्रेशर लेके हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें हेनरीज कांस्टेंट दे दिया है, हमें पूछा क्या है कि 450 ग्राम 450 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर में कितना मास ऑफ ऑटो इज डिजोल्व है। क्लियर है। तो फिर हम लगाएंगे यहाँ पे हेनरीज लो, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लो। ओके, प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट डॉट एक्स। हेनरी कांस्टेंट की यूनिट चेक कर लेते हैं, एटीएम मतलब प्रेशर की फॉर्म में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिंपल हेनरी लॉ अप्लाई करना है। सो प्रेशर कितना था, 1 atm, ये है 1.5 इंटू 10⁵ और आपका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है O2 का, तो XO2 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी PO2 है। तो XO2 इज इक्वल्स टू NO2 अपॉन NO2 प्लस NH2O। वाटर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो वही बात आ गई, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है, 10⁵ atm। तो आप मान के चलो कि प्रेशर जो सोलिबिलिटी लो ही होती है, सोलिबिलिटी लो का केस लेके ही हमें सोल्व करना होता है जनरली, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रखेंगे क्या यहाँ पे, NO2 अपॉन NH2O। ओके, 1.5 इंटू 10⁵ NO2 को एज इट इज पड़ा रहने देना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि भी कितनी ऑक्सीजन डिजोल्व है। तो वाटर को कितने, वाटर के मोल क्या आ जाएंगे, 450 अपॉन 18। मोल्स तो निकालने आते हैं ना भाई, थोड़ा ध्यान रखना है ये। मास अपॉन मोलर मास। ओके, सो गिवन मास अपने पास कितना है, 450 ग्राम है। मोलर मास वाटर का फिक्स ही रहता है जो कि 18 है। तो ऐसे करके हम NO2 निकाल लेंगे, जो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 अपॉन 18 इंटू 1.5 इंटू 10⁵। तो यहाँ से मोल आ जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो एक सेकंड, इसमें 450 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर है, 3 लिक्विड एट 5 atm। ये हेनरीज, ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 10⁵ atm है, 10⁻⁻5 atm है। आई थिंक ये 10⁻⁻5 atm होगा शायद, देख लेंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, बस आप कैलकुलेशन में करेक्शन कर लेना। अब यहाँ पे मोल आया है, हमें मास पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मास आया है, सॉरी मोल्स आए थे NO2, हम मास कैसे निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इसके मोलर वेट से। ओके, तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमसे मास पूछा है, मोल पूछा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी अच्छा, अच्छा भी, इससे पहले वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और होगा, वो आपका एनसीईआरटी से मैंने लिया था। एक सेकेंड,
आई थिंक रह ही गया वो। हाँ, रह गया वो, कोई बात नहीं। यही क्वेश्चन अपने को सोल्व करने थे, 3-4 क्वेश्चन अपनों ने बेसिक बेसिक ले लिए हैं। बेसिक बेसिक तो नहीं, बेसिक से लेके अच्छा क्वेश्चन ले लिया है, तो इतना ही इनफ है। और आप खुद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, फिर डाउट पूछो कमेंट्स में, जरूर आपके डाउट रिजोल्व किए जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।